एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही थी बीच में ड्यू टू सिलेबस हम लोगों ने उसको रोक दिया था और हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो से। न्यूट्रिशन पार्ट से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो हमने पेपर एनालिसिस से आइडेंटिफाई किए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अपने 2004 और 2005 के पेपर को कर चुके हैं जो न्यूट्रिशन के पार्ट से, और आज हम लोग करेंगे 2006 के जो पेपर में न्यूट्रिशन पार्ट से क्वेश्चंस आए थे उन सभी को। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में टेक्सटाइल से, हेल्थ से रिलेटेड या जिस भी पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अब हम फॉर श्योर डेली किया करेंगे, सो दैट हम लोग कि प्रैक्टिस में भी चीजें आए और समझ आए कि पेपर कैसे आता है। जैसे ही हमारा ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग अपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा एक फ्लो आए, हमारे कमांड आए हमारे पेपर्स पर, और हमको थोड़ी आसानी हो पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। ये सारी ही चीजें हम आपको हिंदी में बताएंगे, साथ में ही जिन लोगों को हिंदी के टर्म्स में प्रॉब्लम होती है उनको वहां मैं इंग्लिश में भी कन्वे करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो लाइक कर पाए, अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो व्यूअर्स की स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तो जो सब्सक्राइबर की स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम परसेंटेज होता है आपका व्यूअर्स का, और उस जो व्यूअर्स की स्ट्रेंथ होती है उससे भी बहुत ज्यादा कम होता है आपका लाइक्स या फिर डिसलाइक्स का और कमेंट्स का। सो काइंडली डू शेयर, लाइक, कमेंट द वीडियो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, अगेन मैं कहूंगी हमको, और हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअली व्हाट यू आर डिमांडिंग, प्रॉब्लम क्या है। अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो, पसंद नहीं आ रही हैं तो, और अगर अच्छी लग रही हैं तो, अगर ये ठीक है तो हमें इसी वे में वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर यू, फॉर योर बेनिफिट। तो हमें यहाँ से आपका फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है कि आप वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको अच्छी लग रही है। गुड लिखने में, एक थम्स अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ट्राई कीजिए कि जो भी वीडियो हो उसे आप डेली देख लें, जिससे कि आपको जब एग्जाम की डेट आए या फिर जब भी एग्जाम के लिए न्यू नोटिफिकेशन आ जाए तो आपके अंदर एक हड़बड़ी या फिर बौखलाहट ना हो कि अब हम कैसे सिलेबस को करेंगे, है ना। तो हम लोग स्लो वर्क कर रहे हैं, हम खरगोश की चाल न चल के कछुए की चाल चल रहे हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे अपनी चीजों को अचीव कर लें। बट मेन गोल इज टू अचीव अवर जो भी हमारा मेन गोल है, जो भी हमारा एम है, उसको अचीव करना है। तो चलिए अब इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए और बात करते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? नंबर 1 मोतियाबिंद, नंबर 2 काला पानी, नंबर 3 भेंगापन, नंबर 4 दूरदर्शिता। तो आपको इसमें से बताना है कमेंट सेक्शन में। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ आपको वीडियो में नहीं बताऊंगी वो मैं आपको बाद में पिन कर दूंगी, जिससे कि आपको उन वाले क्वेश्चंस का आंसर पता चल सके। तो जो भी कमेंट सेक्शन है उसको जरूर चेक करें, जो भी हमारी वीडियोज होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी गलती से अगर आपको बता दिया जाता है, मतलब कुछ फ्लो में अगर हम गलत बोल जाते हैं तो हम उन चीजों को पिन कर देते हैं, सो दैट वहां पे वह करेक्शन हैंड टू हैंड हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, बढ़ती हुई उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई होप इतनी देर में आपने आंसर सोच लिया होगा और आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में, जो हमें यहाँ ऑप्शंस मिले हुए हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है मोतियाबिंद। देखिए, मोतियाबिंद जो बहुत कॉमन बीमारी है, ये बढ़ती हुई उम्र में होती है, आंख की परेशानी है। तो ये सारे ही जो क्वेश्चन में फैक्टर पूछे गए हैं, बढ़ती उम्र की बात की है, यहाँ इन्होंने आंखों की बात की है और बीमारी की बात की है। तो मोतियाबिंद में ये सारी ही चीजें फॉलो होती हैं, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। अब दूसरा आता है हमारा काला पानी। काला पानी होता तो आंखों का ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बढ़ती उम्र से ही रिलेटेड हो। भेंगापन भी आंखों से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका बाय बर्थ हो सकता है।
आपको आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है, और दूरदर्शिता भी आपका किसी भी लाइफ स्टेज में हो सकता है। हालांकि ये ओल्ड एज में भी होता है, बढ़ती उम्र के साथ भी होता है, लेकिन कई बच्चों में बहुत कम उम्र से ही चश्मे लग जाते हैं, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। तो बेसिकली हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 1 मोतियाबिंद, क्योंकि ये आपके तीनों ही पॉइंट्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर नंबर 1 मोतियाबिंद। बढ़ती हुई उम्र में आंखों में अधिकतर मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। इस दशा में व्यक्ति का लेंस आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः अपारदर्शी हो जाता है, मतलब ओपेक हो जाता है। वृद्धावस्था में व्यजनीय परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाला कैरेक्टरेक्ट जरा कैरेक्टरेक्ट कहलाता है। इसके लिए कृत्रिम लेंस नेत्र में लगाया जाता है, यानी कि जो आपका नेचुरल लेंस है उसको रिप्लेस करके आपको कृत्रिम जो लेंस है वो फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपके रिप्रोडक्टिव जो पावर है, जो एबिलिटी है, वो कम हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? ये वाला जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने, जब हमने कंटेंट पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सी जो विटामिन है उसकी कमी से हमारी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप सोचिए और आइडिया लगाइए। आप अपने आप क्वेश्चन में चेक कीजिए कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है। देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ, आपने आई होप अभी तक लिख दिया होगा आंसर, तो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो रतौंधी के लिए काम करता है, मतलब रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। विटामिन डी जो है, विटामिन डी हमारे जितने भी बोन से रिलेटेड वर्क होते हैं, जितनी भी हमारे बोन डेंसिटी के वर्क है, कैल्शियम के साथ में, क्योंकि विटामिन डी की जरूरत होती है, तो ये भी हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी में प्रजनन शक्ति में कमी का कारण बनता है। तो ये आंसर हमारा यही आंसर होगा विटामिन ई, क्योंकि विटामिन के जो है वो कोएगुलेशन का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, तो ये प्रजनन शक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ रहा है विटामिन ई। अगर आपको ये 3 आंसर्स पता है पहले से कि ये किसके कारण होता है, तो 4 जो आपको बचा हुआ होगा वही आंसर रह जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि विटामिन ई जो है वो हमारा विशेष रूप से प्रजनन शक्ति में कमी को उत्पन्न करता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के अभाव से होती है। यह विटामिन को शाकला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होती है। ये तेल गेहूं, सोयाबीन, अंडों की जर्दी में मिलता है। इसकी कमी से पुरुष व स्त्री बांध्य रह जाते हैं। ओके, तो आंसर है हमारा आंसर नंबर 3। फिर उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? पालक में, मूली में, कद्दू में, इनमें से नहीं, किसी में भी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पालक की बात करें, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो पालक की बात करें, तो पालक इज रिच इन आयरन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है मूली, तो मूली क्योंकि व्हाइट होती है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, तो ये भी नहीं होगा। जो कद्दू है उसमें मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, और इनमें से नहीं आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर सही है वो होता है कद्दू, यानी कि जो हमारी विटामिन ए की मात्रा है वो गाजर, धनिया, कद्दू, आम, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली के तेल में ज्यादा होती है। इसकी कमी से हमें पता है कि रतौंधी रोग हो जाता है, त्वचा, कॉर्निया आदि में की जो कोशिकाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं और शल्की भवन हो जाते हैं। शल्की भवन जो ये जो होते हैं, इनको हम शल्की भवन को
जिसेप्थेलिया कहा जाता है। और ये जो रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो हम अगर बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि जो कद्दू है, कद्दू में विटामिन ए की मात्रा अच्छी पाई जाती है। कद्दू में ही नहीं बल्कि गाजर में, धनिया में, आम में, दूध में, इन सारी चीजों में भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको यहाँ अपना कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए रतौंधी होगा नहीं, अभी अभी हमने देखा है ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर उसके बाद आपको देखिए देखना है अनीमिया जो होता है वो आपका आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेरी के बारे में, तो ये विटामिन बी की कमी से होती है। तो बचा आपका सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। ये जो इसे धूप की विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को, क्योंकि गर्मियों के दिनों में 5 मिनट में, जाड़े के दिनों में 40 मिनट के बराबर की पर्याप्त धूप हमारे लिए इनफ होती है। इसके जो अन्य स्रोत हैं, जैसे अगर आप विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं सूर्य से, तो मक्खन, जिगर, अंडे की जर्दी आदि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होती है। इसकी कमी शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है विटामिन डी, यानी कि सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? जब हम लोगों ने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था और इसका आंसर मैंने आपको बताया था। तो आपको अपना आंसर सही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको इसका आंसर पिन कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाए सही आंसर क्या है। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज को पढ़ा चुकी हूँ और ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइदर आई विल पिन द राइट आंसर, या फिर मैं खुद से कमेंट कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम का नाम है। स्टार्च को फिर से देखिए डाइजेशन वाला पार्ट आया हमारा। जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे, हमने पूरी पाचन क्रिया पढ़ी थी, तो हमने देखा था, सबसे पहले देखा था कि कौन से अंग काम करते हैं, उन अंगों में से कौन से रस निकलते हैं और कौन सा रस आपके न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए जो एंजाइम है उसका क्या नाम है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके लाइपेज, रेनिन, टायलिन या फिर पेप्सिन। आपको सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इजी है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि स्टार्च का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। तो मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए लाइपेज नहीं पाया जाता, रेनिन नहीं पाया जाता, पेप्सिन नहीं पाया जाता। तो सही आंसर आपका क्या है? टाइलिन। टाइलिन आपका जो एंजाइम है वो आपके बकल कैविटी में देखा जाता है और ये स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करने का काम स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जठर रस किससे पचता है? हमारा क्वेश्चन है जठर रस किससे पचता है? केवल वसा को, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब किसे पचाता है? केवल वसा को, यानी कि सिर्फ फैट को, सिर्फ प्रोटीन को, फैट एंड प्रोटीन दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर आपने जब अगेन न्यूट्रिशन का ही पार्ट का क्वेश्चन है, वहां पर ही आपके डाइजेशन वाले पार्ट से इसको रखा गया था, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर जो है वो है आपका केवल प्रोटीन को। जो जठर रस है सिर्फ प्रोटीन पर काम करता है और अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है, जिसमें जठर रस स्रावित होता है जो अम्लीय होता है और शरीर में रक्त क्षारीय होता है। मतलब जो जठर रस है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? जो हमारा यकृत है यानी कि जो हमारा लिवर है वो अतिरिक्त जो हमारी शर्करा है, शुगर है, ग्लूकोज होता है, उसको किस फॉर्म में चेंज कर देता है? मंड में, सेलुलोज में, एंजाइम में या फिर ग्लाइकोजन में?
ये चेंज करता है ग्लाइकोजन में। ये भी हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे पढ़े हुए आ रहे हैं, जो भी हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कितने सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि ये सारे ही हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियोज में। अगर आपने न्यूट्रिशन की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी, प्लेलिस्ट में हालांकि सारी वीडियोज नहीं है न्यूट्रिशन की और टेक्सटाइल्स के में, मैं किसी दिन टाइम निकाल कर उनको सारे को ऐड कर दूंगी आपकी प्लेलिस्ट में, तो आपको उसमें इजी रहेगा। तो वहां पर हमने देखा था कि ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज होता है। तो काइंडली डू चेक ऑल द वीडियोस, ताकि आपके ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका बहुत इजी आंसर है। अभी इसी से रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन जो टाइलिन जिसका आंसर था वो हमने देखा था, तो वो शुरू होता है मुख गुहा से, यानी कि आंसर नंबर 1। इसका जो पाचन है वो हमारे मुख गुहा से शुरू होता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से शुरू हो जाता है। मनुष्य ठोस भोजन को दांतों से पीस कर लुगदी के रूप में बदल लेता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथि अम्लीय यानी कि जिसका pH 6 to 7 होता है, ये भी pH भी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में हो जाता है और भोजन का अधिकांश पाचन बड़ी आंत में हो जाता है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में, ग्रहणी में, शुद्रांध में या फिर बड़ी आंत में? हमने जब अपना डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें सीक्वेंस में सारे पढ़े थे कि किसके बाद फूड कहाँ जाता है। एक एक चीज को हमने अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज देखा था। तो अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो आप एक डायग्राम बनाइए, उसके थ्रू याद कीजिए, इससे आपको आसानी होगी। इसका सही आंसर है ग्रसनी। आपका क्वेश्चन है ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो इसका सही आंसर है अमाशय में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है ग्रसनी के बाद आपका भोजन। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि यकृत का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है यकृत का मुख्य कार्य? पित्त संग्रह करना, अग्न्याशय स्राव बनाना, पित्त बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यकृत जो है, देखिए हमने अपनी वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था कि जो पित्त रस है वो पित्ताशय से न बन के यकृत से बनता है, यानी कि लिवर से बनता है। तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त को बनाना, यानी कि ये बाइल जूस को बनाता है। यकृत का मुख्य कार्य पित्त संग्रह करना होता है। यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्टेरॉल आदि यकृत लवण होते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है तथा भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्न्याशयी रस में एंजाइम भोजन के अवयवों का अपघटन कर सके। तो यकृत का मुख्य कार्य है पित्त को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? पौष्टिक व गरिष्ठ, हल्का व सुपाच्य, मिर्च मसालेदार, कोई भी नहीं। देखिए ये भी हमने देखा था अपना, आप चाहे इसे न्यूट्रिशन के पार्ट में रख सकते हैं, चाहे आप इसे हेल्थ के पार्ट में रख सकते हैं। जो टाइफाइड है, टाइफाइड इज बेसिकली अ डिजीज जो कि हमारी मतलब वी आर नॉट नॉर्मल, हमारी बॉडी जो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक बीमारी है। तो इसमें हम कैसा खाना देंगे? पौष्टिक तो देंगे लेकिन गरिष्ठ भोजन नहीं देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। मिर्च मसालेदार हम नहीं देंगे, ये तो हम नॉर्मली भी सजेस्ट नहीं करते। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप बहुत ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है हल्का और सुपाच्य, यानी कि हमारा कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। तो हमारा कोई भी नहीं, आंसर भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर नंबर 2, यानी कि हल्का व सुपाच्य भोजन या फिर आहार हमें देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों व मेले में, इनमें से कोई नहीं।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हैजा रोग कहाँ कैसे फैलता है। तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। हमने ये भी डिस्कस किया था जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सभी बीमारियों को पढ़ा था। आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़े हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर टू द पॉइंट स्टडी करनी है बिल्कुल, तो आप इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्लोली ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में आई होप लिख दिया होगा। इसका आंसर है तीर्थ स्थानों तथा मेले में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वहां पर हैजा रोग फैलता है, क्योंकि ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। और मक्खियां जब तरह तरह की चीजों पर बैठती हैं, फिर उसके बाद आपके पास आप उन चीजों को तो खा लेते हैं या फिर वो आपकी बॉडी पर आके उनको जो जर्म्स है उनको ट्रांसमिट कर देती हैं, तो हैजा रोग फैल जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप यानी कि ज्वर हो जाता है। मलेरिया में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? आंसर है ऑप्शन है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। मलेरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का होता है, मतलब सबसे ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर आपका मलेरिया में बढ़ता है। मलेरिया ये जो है, ये रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जाति से फैलती है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है और शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसीज के जब फटने लगती हैं और मीसोजोइट रक्त में विषाक्त पदार्थ में निकलने लगता है, तब ये मलेरिया रोग होता है। और इसमें कुनैन की गोली खाई जाती है जिससे कि इस टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सही आंसर है आंसर नंबर 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2006 में न्यूट्रिशन पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने सभी क्वेश्चंस का ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आंसर दिया होगा, जरूर आंसर दिया होगा, आलस नहीं किया होगा। इससे आपका रिवीजन होता है, आपका टेस्ट होता है। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स नहीं पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर लेते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो अब फिर से जाकर आप वीडियो को एक बार देखिए और कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को बताइए। अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ एड ऑन करवाना चाहते हैं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।